मोदी ने उनके पिता राजीव गांधी, दादी इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के पुराने भाषणों का सहारा लेते हुए कांग्रेस नेतृत्व पर जबरदस्त पलटवार किया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देने के दौरान पूरे लय में नजर आए मोदी ने कहा कि कुछ लोग मंदबुद्धि हैं, बात देर से समझ में आती है और कुछ के समझ में नहीं आती तो विरोध करते हैं और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। कि हम कोई भी नई योजना लाए, नई तरीके से लाएं, तो कुछ लोगों को उम्र तो बढ़ती है लेकिन समझ नहीं बढ़ती है, तो समझने में बड़ी देर लगती है। कुछ लोगों का ऐसा रहता है और इसलिए चीजें समझने में बड़ा समय जाता है। कुछ लोग तो समय बीतने के बाद भी चीजें समझ नहीं पाते और इसलिए अच्छा लगता है विरोध करें, तो वो विरोध करना अपना तरीका ढूंढते रहते हैं। और इसलिए मैं एक पीड़ा कहना चाहता हूं। राहुल गांधी का नाम लिए बिना मोदी ने राहुल गांधी के अध्यादेश फाड़ने की घटना का जिक्र भी किया और जो कहा आप खुद सुन लीजिए। हमारे देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अमेरिका में थे। अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ उनका बायलैटरल टॉक होना था। देश के सम्मानीय नेता थे। हिंदुस्तान की कैबिनेट जिसमें फारूक अब्दुल्ला साहब बैठते थे, एंटनी साहब बैठते थे, शरद पवार साहब बैठते थे, इस देश के गणमान्य वरिष्ठ अनुभवी नेता बैठते थे। उस कैबिनेट ने जो निर्णय किया, उस निर्णय को 27 सितंबर 2013 पत्रकार परिषद में फाड़ दिया गया था। ऑर्डिनेंस को फाड़ दिया गया था। अपनों से बड़ों का मान, सम्मान, आदर, मैं बहुत। राहुल के इस आरोप पर कि प्रधानमंत्री से सब मंत्री और बीजेपी सांसद डरते हैं और कुछ बोलते नहीं, मोदी ने तत्कालीन सोवियत संघ तानाशाह नेता स्टालिन से जुड़े एक प्रसंग को सुनाते हुए कांग्रेस नेतृत्व पर निशाना साधा। अब क्या हुआ? वायदों का जाल बिछाया मोदी जी ने, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा। हमारा देश लोकतंत्र से विश्वास करने वाला देश रहा है, लोकतंत्र के लिए प्रतिबद्ध देश रहा है। लेकिन हम जानते हैं इस देश में सार्वजनिक जीवन में हम सब लोग आंसरेबल हैं। कोई भी व्यक्ति हमें सवाल पूछ सकता है, पूछने का उसका हक है। लेकिन कुछ है जो जवाबदेह नहीं है, न ही कोई उनको पूछने की हिम्मत करता है, न ही उनको कुछ कहने की किसी की ताकत है। और जो करने जाते हैं उनका क्या हाल होता है वो मैंने देख चुका हूं। लेकिन मैं घटना का सिर्फ जिक्र करना चाहता हूं, अर्थ आप लोग लगाइए। रशिया के राष्ट्र प्रमुख श्रीमान खुश्चेव जब स्टालिन की मृत्यु हो गई, वो उनके साथी थे, तो स्टालिन की मृत्यु के बाद ये जहां जाते थे खुश्चेव स्टालिन की बड़ी आलोचना करते थे, बहुत ही कठोर शब्दों में निंदा करते थे, कुछ भी कहते थे और ये हर जगह पे वो करते थे। तो एक बार एक सभागृह में खुश्चेव अपनी बात बता रहे थे और स्टालिन को उन्होंने जम करके अपना ही पूर्व के नेता को उनकी मृत्यु के बाद बहुत कोसा। एक नौजवान खड़ा हो गया पीछे से, उसने कहा मिस्टर खुश्चेव मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। बोले आप स्टालिन को इतनी गालियां दे रहे हो, इतना बदनाम कर रहे हो, उसके विरुद्ध जब वो जिंदा थे आप उनके साथ काम करते थे, तब आपने क्या किया? ये जो हालत पैदा हुई आपने क्या किया?
सारे सभागृह में सन्नाटा छा गया। जब सभागृह में सन्नाटा छा गया और कुछ पल के बाद क्रुश्चेव ने कहा, जिसने सवाल खड़ा किया है वो जरा खड़े हो जाओ। वो खड़े हो गए। उन्होंने कहा, तुम्हें जवाब मिल गया? तुम जो आज कर पा रहे हो, स्टालिन के जमाने में मैं चाहता था लेकिन नहीं कर पाता था। और इसलिए इसको समझने में देर लगेगी, लेकिन इसमें कोई बादाम काम नहीं आएगी। आपको तो शायद थोड़ा समझ आ जाएगा, औरों के लिए मैं नहीं कह सकता। हमारे यहां कभी कभी मेक इन इंडिया पर राहुल के उठाए सवाल पर भी मोदी ने जमकर वार किया और जवाब दिया। प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया था रोजगार का, 2 करोड़ जॉब्स मैं हिंदुस्तान के युवाओं को हर साल दूंगा। मेक इन इंडिया का बब्बर शेर तैयार किया, काले रंग का बब्बर शेर, उसके अंदर देखो तो घड़ी जैसा चलता है वो। जहां देखो, इंटरनेट में देखो बब्बर शेर, टीवी में देखो बब्बर शेर, मोदी जी का भाषण सुनो बब्बर शेर, स्टेज जल जाता है बब्बर शेर। और हम आपसे पूछ रहे हैं, बब्बर शेर दिखा दिया, हमें बताओ कितने रोजगार आपने हिंदुस्तान के युवाओं को दिए? कितने रोजगार दिए? भाषण के लिए मैं आंकड़े ढूंढ रहा था, सिंधिया जी से मैंने पूछा, कहीं आपको मालूम है हिंदुस्तान में कितने रोजगार मिले 1 साल में? किसी को नहीं मालूम, आंकड़ा किसी को नहीं मालूम। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं, आज आपका भाषण होगा, हिंदुस्तान को बता देना कि पिछले साल में आपने कितने लोगों को रोजगार दिया। मैं जाता हूं, भाषण करता हूं, पूछता हूं लोगों से, रोजगार मिला? मोदी जी ने रोजगार दिया? सबके सब ऐसे जवाब देते हैं, नहीं, किसी ने नहीं दिया। किसी की मजाक नहीं उड़ानी चाहिए। मेक इन इंडिया की मजाक उड़ा रहे हैं ना, मेक इन इंडिया की मजाक उड़ा रहे हैं। ये मेक इन इंडिया देश के लिए है। हाँ, सफल नहीं हुआ तो सफल होने के लिए क्या करना चाहिए, सफल होने में क्या कमियां हैं, उसकी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, और मुझे लगता है जाने ऐसा क्यों है कि हम लोग अपने देश की इमेज ऐसे बनाते हैं जैसे हम भीख का कटोरा लेकर के निकले हो, और जब हम खुद ऐसा कहते हैं तो दूसरे लोग यही बात और ज़्यादा चीख करके कहते हैं और ज़्यादा मजबूती से कहते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, श्रीमती इंदिरा गांधी कह रही। ये 1974 में इंद्रप्रस्थ कॉलेज में आपने, इंदिरा जी ने ये भाषण किया था, और इसलिए ये भी बात है कि हम कोई भी नई योजना लाए, नई तरीके से लाएं, तो कुछ लोगों को उम्र तो बढ़ती है लेकिन समझ नहीं बढ़ती है, तो समझने में बड़ी देर लग जाती है। कुछ लोगों का ऐसा रहता है, और इसलिए चीजें समझने में बड़ा समय जाता है। कुछ लोग तो समय बीतने के बाद भी चीजें समझ नहीं पाते, और इसलिए अच्छा लगता है विरोध करें, तो वो विरोध करना अपना तरीका ढूंढते रहते हैं। और इसलिए मैं एक पीड़ा कहना चाहता हूं। सिर्फ मेक इन इंडिया नहीं, मोदी का राहुल पर वार लगातार जारी था।
हर सवाल का मोदी चुन चुन कर जवाब दे रहे थे जो राहुल ने सदन में उठाए थे। नारेगा जैसी बेकार योजना मैंने कभी नहीं देखी। नारेगा, मनरेगा, मनरेगा, महात्मा गांधी योजना, सावरकर योजना नहीं, महात्मा गांधी योजना। उनकी आप बनाइए आप योजना। अच्छा बोलने दो। मोदी जी खड़े होते हैं, कहते हैं बेकार योजना है, ऐसी योजना मैंने कभी नहीं देखी। हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। मैं इसको इसलिए नहीं हटाऊंगा क्योंकि पूरे देश को मालूम होना चाहिए यूपीए ने क्या गलतियां की। कल मैंने आंख बंद करी, मैं सोच रहा था चिदंबरम जी हैं। मनरेगा की बात चल रही है, मनरेगा की चर्चा होती है, मनरेगा की चर्चा होती है। ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। मैं जरा कहना चाहता हूं इसका ही इतिहास 50 साल पुराना है, लेकिन उसके पहले भी राजे रजवाड़ों के जमाने में भी ऐसी कुछ न कुछ बातें चलती थी। आप देखिए 1972 महाराष्ट्र की रोजगार गारंटी योजना 1972 में आई। 1980 में नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम NREP ये 1980 में उसका रिकार्नेशन हुआ। 1983 में रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम RLEGP ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम आया। ये सब इनकारनेशन होते गए, योजनाओं का पुनर्जन्म होता गया। उसके बाद 1989 में जवाहर रोजगार योजना JRY, ये मनरेगा का पिछले जन्म का नाम है। देखिए मैं हैरान हूं, बाद में जवाहरलाल जी का नाम निकाल दिया गया और किसी और ने नहीं निकाला, उसी दल ने निकाला जो हमें कोसते रहते हैं। उसके बाद 1993 एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम EAS सुनिश्चित रोजगार योजना ये आया। उसके बाद वाजपेयी जी की सरकार आई, तो उस समय इन सभी योजनाओं में से जो भी अच्छा था ले लेकर के संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना SGRY ये शुरू हुआ। 2004 में फिर उसमें इनकारनेशन हुआ। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम आया। और उसके बाद इसने नया रूप 2006 में लिया मनरेगा। और इसलिए पहले नरेगा और फिर कुछ एक नया ज्ञान हुआ तो फिर वो मनरेगा हुआ। तो ये गरीबों की भलाई के लिए कुछ न कुछ योजनाएं लगातार चलती रही है। ये बात सही है कि आप बड़े सीना तान करके कह सकते हो कि मोदी जी चुनाव में भाषण करना अलग चीज है, तुम कहते हो गरीबी हटाओगे, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं हम कौन है। अरे हमने गरीबी की जड़ें इतनी जमा दी हैं, इतनी जमा दी है। मोदी तुम उखड़ जाओगे लेकिन इसे उखाड़ नहीं पाओगे। ये बात सही है कि मुझे यहां आने के बाद पता चला कि इतनी जड़ें जमाई हैं आपने, इतनी जड़ें जमाई हैं आपने। और इसलिए मैंने पिछली बार भी कहा था, इस बात का कोई इनकार नहीं करेगा कि इस देश के 60 साल के कार्यकाल में
अगर हम गरीबों का भला कर पाए होते तो आज मेरे देश के गरीबों को मिट्टी उठाने के लिए गड्ढा खोदने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ा। ये हमारा सफलता का स्मारक नहीं है, ये हम सबको स्वीकार करना होगा। और इसलिए ये हमारा दायित्व भी बनता है कि ये जो क्रमिक विकास चला है इस योजना का, उसको और अच्छी बनाए और उस जिम्मेवारी को निभाने का हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये बात स्वीकार करनी होगी कि हम उस हालत पर देश को लाए हैं, इवन स्किल लेबर को भी अनस्किल होने में मजा आने लगा है। और इसलिए मैं जब कहता हूं कि हमारी विफलताओं का स्मारक है, इसका मतलब यही है कि गरीबी न होती तो इस नरेगा या मनरेगा की जरूरत नहीं होती। लेकिन ये सच्चाई है और मैंने आकर के देखा कि ऐसी गरीबी की जड़ों को जमा दिया गया है कि उसको उखाड़ फेंकने के लिए मुझे भारी मेहनत करनी पड़ रही है। और उसके लिए